हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द चैनल अगेन। गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग पूरा फुल्ली रिवाइज कर रहे हो रेगुलरली जो भी हमने अभी तक डिस्कशन किया है हमारे लेक्चर्स के अंदर। एंड मुझे कुछ मेल्स आए हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के जो कुछ नर्वस थे, बोल रहे थे मेल के अंदर कि हमने जो भी अभी तक इतना सब डिस्कस कर लिया है, इतना सब हमने स्टडी कर लिया है, तो कहीं हमेशा तो नहीं कि हम ब्लैंक हो जाएंगे एग्जाम में, या फिर हम भूल जाएं कुछ भी। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि बेटा, अकाउंट्स कोई भूलने वाली चीज नहीं है। जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते रोज, वैसे ही अकाउंट्स भी एक ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं भूल सकते। मैं आपको बता दूं, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो कोई पर्टिकुलर एक ऐसी कोई चैप्टर, कोई टॉपिक कुछ ऐसा नहीं है। वो हम जो डिस्कस करते हैं वो एक फंडामेंटल, एक प्रिंसिपल जो होता है किसी चीज को करने का, हम वो डिस्कस करते हैं। और अकाउंटिंग एक ऐसी चीज है जिसमें आप जैसे जैसे आगे प्रोसीड करोगे, जैसे जैसे नई चीजें सीखते जाओगे, उन नई चीजों के अंदर आपने जो प्रीवियस स्टडी की है अभी तक, उन सब चीजों का इम्प्लीकेशन आएगा। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं भूलने वाले। आप अकाउंट्स के अंदर आपने अभी तक जैसे भी ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन देखा है, डेबिट क्रेडिट रूल्स देखे हैं आपने, और भी जो भी कुछ भी अभी तक सीखा है, उन सब का आपको इम्प्लीकेशन आगे भी आता रहेगा, रेगुलरली आता रहेगा। आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल एंट्रीज करना, कि आप किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स के अंदर, किसी बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप किस तरीके से रिकॉर्ड करते हो, हम उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर भी आपने जो प्रीवियस पढ़ लिया है, जो डेटर्स क्रेडिटर्स, आई मीन जो डेबिट क्रेडिट रूल होता है, वो इसमें अप्लाई होगा। जो आपने ड्यूअल इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन देखे हैं आपको, जो आपने अभी तक समझा है, वो भी इसके अंदर अप्लाई होगा। उसके बाद ही आप जर्नल एंट्रीज कर सकते हो। और आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर जर्नल एंट्री करनी आती है, तो आप आगे के सारे अकाउंट, सारे के सारे, अब मैं सिर्फ 11 12 की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे आपकी पूरी लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आपको जर्नल एंट्री करनी आती है तो आप किसी भी तरह की अकाउंटिंग, किसी भी अकाउंट के अंदर कुछ भी करना है, ऊपर नीचे कोई ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है, कुछ भी रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आपको जर्नल एंट्री करना आता है, आपको जनरल एंट्री के कॉन्सेप्ट पता है, तो आप डेफिनेटली अच्छे से कर सकते हो। एक और मेरे पास मेल आया था जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि सर, आपके जो नोट्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और हमारी जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। आई थिंक दैट स्टूडेंट वाज फ्रॉम राजस्थान। तो बेटा, मैं आपको बता दूं कि जो अकाउंट है उसकी कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में है या फिर इंग्लिश में है या फिर गुजराती में है या फिर मराठी में है। आप ऐसा करो, आप सिर्फ और सिर्फ जो मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूँ, जो मैं आपको नोट्स में जो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके देता हूँ, जो मैं आपको लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ, आप सिर्फ उसको समझिए। क्योंकि मैं हर एक एग्जाम्पल में जो भी मेंशन किया हुआ होता है, उसको मैं रीड करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से। और मैं उसको बेसिकली मोस्टली हिंदी में ही रीड करने की कोशिश करता हूँ। आगे मैं ध्यान भी रखूंगा कि मैं मोस्टली जितना हो सके मैं ओन लैंग्वेज के अंदर प्रोसीड करूँ। लेकिन आप ऐसा मत देखिए कि उसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है। आप कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिए कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल क्या होता है, ड्यूअल इफेक्ट होते हैं तो क्या आपके बिजनेस में आ रहा है, क्या आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। पर्सनल अकाउंट अगर बीच में आ रहा है तो कौन बिजनेस को बेनिफिट देने वाला है, कौन पर्सन ऐसा है जो बिजनेस से बेनिफिट ले रहा है, कोई लॉस है या फिर कोई इनकम है। आप इन सब चीजों को देखिए। आप ये मत देखिए कि मैंने लॉस को लॉस लिखा है, या फिर हिंदी में हानि बोलते हैं हानि लिखा है, या फिर मैंने प्रॉफिट लिखा है या फिर लाभ लिखा है। आप ये मत सोचिए, आप सिर्फ ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो एक्टिविटी बिजनेस के अंदर होती है उसको आपको किस तरीके से आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है जनरल एंट्रीज करना। गाइस, जनरल एंट्री के बारे में आपको बता दूं कि जैसे भी आपके बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होते हैं, उस समय पे आप एक वाउचर रिकॉर्ड करते हैं, एक वाउचर मेंटेन करते हैं। उन वाउचर्स से आप
आगे की अकाउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। अब तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के बिजनेस होते हैं। ठीक है, तो कोई किस तरीके से अकाउंटिंग करता है, कोई डायरेक्टली अकाउंट्स के अंदर पोस्टिंग कर देता है, कोई पहले एक रफ बुक मेंटेन करता है, या फिर कुछ एक स्पेसिफिक बुक होती है, उसमें उसमें सारे ट्रांजेक्शन डेली के होते हैं, वो उनको रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद में वो पर्टिकुलर अकाउंट्स के अंदर या तो वीकेंड पे, या तो फिर डे एंड पे, या फिर मंथ एंड पे उनको उनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में पोस्टिंग कर देते हैं, ताकि उनकी अकाउंटिंग प्रॉपर हो सके। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट इनिशियल बेस पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जिस एक्टिविटी को किया जाता है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, उनको बोलते हैं जनरल एंट्री। और जनरल एंट्री करने के लिए एक स्पेसिफिक परफॉर्मा है, एक स्पेसिफिक टाइप दिया गया है कि आपको जनरल एंट्री इस तरीके से रिकॉर्ड करनी है। उसके अंदर आपके सारे के सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं, और वहां से वो रिकॉर्ड होने के बाद में आपकी नेक्स्ट स्टेप आती है लेजर में पोस्टिंग करना। ठीक है, अगर आपकी ये जो फर्स्ट स्टेप होती है जनरल एंट्रीज करना, अगर आपकी वो गलत हो जाती है, तो फिर आपके सारे के सारे ट्रांजेक्शन आगे के जो भी होंगे वो सारे के सारे गलत हो जाएंगे। तो आपको एकदम अच्छे से ये टॉपिक अंडरस्टैंड करना है। आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि अगर आपने बीच में कहीं पे भी स्किप कर दिया, मैं कोई भी पर्टिकुलर सम उठा उठा के पूरा कंप्लीट आपके साथ कभी डिस्कस नहीं करता हूँ। मैं कुछ 5 या 10 एग्जाम्पल पूरे रिफर करता हूँ, उनके अंदर जो पॉइंट्स रिपीट होते रहते हैं मैं उनको स्किप कर देता हूँ, और हर एक एग्जाम्पल से कुछ ना कुछ पॉइंट्स खींच खींच के निकाल लेता हूँ अपने नोट्स के अंदर, फिर आपके साथ वो डिस्कस करता हूँ। तो आप वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहे, और वीडियो को कंप्लीटली समझने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, या फिर आप हमारी ईमेल आईडी पे भी मेंशन कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है आपका, आज हम जो, देखिए, आज हम जर्नल एंट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन बिल्कुल भी नहीं है। आपकी बुक में कुछ दिए हुए एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपने को किस तरीके से आपको अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना चाहिए, वो सब चलो ठीक है, आप खुद अपने आप से समझ सकते हैं। आज हम जो करेंगे डिस्कशन, उसके बारे में सबसे पहले आ रहा है आपका। देखिए, आपको सबसे पहले एक चीज ये समझने की जरूरत है कि आपका जनरल एंट्री करने का जो परफॉर्मा है, जो स्पेसिफिक है, जो ड्राइंग आपको करनी होती है, वो आपको किस तरीके से करनी होती है। तो आप सबसे पहले इन जो हेडिंग देनी होती है आपको, वो ये देनी होती है, जनरल एंट्री इन द जनरल ऑफ श्री। अब यहाँ पे जो भी आपकी बिजनेस का नाम है आप उसको मेंशन कर सकते हो। यहाँ पे सपोज आपके बिजनेस का नाम है एबीसी लिमिटेड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे सर, एबीसी लिमिटेड आएगा। जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री एबीसी लिमिटेड, यहाँ पे जनरल भी लिख सकते हो और यहाँ पे बुक्स भी लिख सकते हो, दोनों एक्सेप्टेबल है। आपकी बुक में जनरल मेंशन किया हुआ था, तो मैंने जनरल मेंशन किया है। आप जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्री एबीसी लिमिटेड लिखेंगे, और उसके बाद में आगे इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। आपको ये ड्रॉ करना पड़ेगा। ये देखो, पहला कॉलम आता है डेट का, नेक्स्ट होता है पर्टिकुलर्स का, थर्ड आता है एलएफ। एलएफ मतलब लेजर फोलियो नंबर, फिर होता है डेबिट, एंड फिर होता है क्रेडिट। पहला कॉलम डेट का, वो क्या स्पेसिफाई करता है, जिस दिन आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करते हैं। ठीक है, वो डेट का लिखने का तरीका जरूरी नहीं है आपको यही पेंशन यही लेना पड़े। जैसे आज की डेट है 19 मई 2033, 23 सॉरी, तो 19/5 आप इस तरीके से डेट मेंशन कर देते हैं। फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में आपके, जो आपने हमेशा देखा है कि ड्यूल इफेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजेक्शन के। मैंने आपको क्या बोला था गाइस, कि आपने जो भी अभी तक सीखा है उन सब चीजों का इम्प्लीकेशन आपको आगे 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 आता ही रहेगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है उसके ड्यूल इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो दो इफेक्ट होंगे। दो इफेक्ट होंगे मतलब
एक अकाउंट डेबिट होगा, एक अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे दो लाइन आएगी, एक तो यहाँ पे लिखी जाएगी, दूसरी यहाँ पे लिखी जाएगी। तो ये जो दोनों आपको डिटेल मेंशन करनी है, वो सभी डिटेल आप यहाँ पे पर्टिकुलर्स में मेंशन करते हैं। ठीक है सर। और बाद में आए आगे आया लेजर फोलियो नंबर। लेजर फोलियो नंबर, LF नंबर मतलब क्या होता है? आपने यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दिए हैं, ये रिकॉर्ड करने के बाद में आपका कोई काम खत्म थोड़ी हो गया है सर। यह तो आपकी एक सिर्फ जनरल बुक है, इसके अंदर दुनिया के सारे ट्रांजेक्शन जो आपके बिजनेस ने किए हैं, वो सभी आप रिकॉर्ड करते हो। यहाँ से आपको रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर उनकी डिटेल पोस्ट करनी पड़ेगी। आप ऐसा समझिए कि आप सपोज करो, आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है और आपके बिजनेस में 15 जो इम्प्लॉयज है वो काम करते हैं। ठीक है, 15 इम्प्लॉयज आपके यहाँ पे काम करते हैं, आप सबको सैलरी पे करते जा रहे हो। सैलरी मतलब 15 जनों की अलग अलग सैलरी आपने पेमेंट कर दी है सर, मानते हो बात को? तो यहाँ पे आप 15 तरह की एंट्री पास करोगे ना। सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, फिर नीचे नरेशन देखो कि भाई इसको ये सैलरी पे की है। तो यहाँ पे 15 एंट्री आ गई। अब सपोज करो उसके अंदर से 5 स्टाफ ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमको एंट्री सैलरी का पेमेंट नहीं हुआ है। तो अब आप हर बार हर मंथ के एंड में ये जनरल लेजर उठा के देखने जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा पेजेस टर्न करने पड़ेंगे कि भाई कहाँ पे एंट्री की, कहाँ पे एंट्री की। तो यहाँ पे आपने उनकी एंट्रीज करने के बाद उनका आप स्पेसिफिक अकाउंट भी बना के रखते हो। जैसे सपोज करो एक था राम, एक थे श्याम, एक थे गोपाल। ठीक है, ये 3 आपके एम्प्लॉयज थे। तो आप अलग से इसकी जो नेक्स्ट स्टेप होती है लेजर की, उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ कि आप राम का अकाउंट बना के रखेंगे, आप गोपाल का अकाउंट भी बना के रखेंगे, आप श्याम का अकाउंट भी बना के रखेंगे। और ये तीनों अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो जनरल एंट्री आपने रिकॉर्ड की है, यहाँ से उठा के इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स के अंदर इनकी इन जनरल एंट्रीज की इफेक्ट देंगे। फिर आपको जब भी राम श्याम गोपाल इन तीनों में से किसी भी आदमी का अगर आपको रिकॉर्ड चेक करना हो कि भाई किस इंसान को आपने किस डेट पे पेमेंट किया, तो आप सीधा यहाँ से उनके पर्टिकुलर अकाउंट से जाके चेक करेंगे। अब जैसे आपकी एक बुक होगी, उसको बोलते हैं लेजर बुक। ठीक है, अब उस लेजर में सपोज करो 300 पेज है। ठीक है सर, मैं आपको ये प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, आपके बुक में इस तरीके से इन डिटेल्ड कहीं नहीं लिखा हुआ है। मैं जो एक बिजनेस के अंदर जो एक एक्टिविटी होती है उसके बारे में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सपोज करो आपके पास एक बुक है, उसका नाम लेजर होता है। ठीक है, वो 300 पेज की है। ठीक है, अब आप ऐसा नहीं होता कि आप हर एक अकाउंट के लिए अलग अलग लेजर बुक मेंटेन करते हो। एक ही बुक में 300 पेज है, मतलब 300 जनों के अकाउंट आ सकते हैं ना सर। तो जैसे यहाँ पे राम का अकाउंट है सपोज करो पेज नंबर 57 पे, गोपाल का है 60 पे, और शाम का है 65 पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप तक कौन सा नंबर लिखोगे? LF नंबर वाले हेड के अंदर। आप LF नंबर वाले हेड के अंदर जैसे सपोज करो राम का अकाउंट लेजर बुक के अंदर 57 नंबर पेज पे है ना, तो राम की जो एंट्री पास करोगे आप उसको यहाँ पे 57 नंबर लिख दोगे। श्याम का अकाउंट जिस पेज पे होगा उसका नंबर यहाँ लिख दोगे। और जिसका गोपाल जो थर्ड पर्सन बचा उसका अकाउंट जिस पेज पे होगा उसका नंबर आप यहाँ पे लिख दोगे। इसका मतलब क्या होगा कि जो एंट्री यहाँ पे हुई है वो पेज नंबर 65 के ऊपर पोस्टिंग की गई है। आप इसका मतलब ये होगा सर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी हम आप कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो है वो कुछ करने की कोशिश करेंगे जिससे आपको और इन डेप्थ समझ में आएगा। ठीक है सर, देखिए ये थोड़ा सा मैंने, एक सेकेंड मैं निकाल देता हूँ। देखिए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द जर्नल बुक ऑफ प्रिया 2014 मार्च एंडिंग पे आप यहाँ पे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम एक स्पेसिमेन बना लेते हैं जिससे आपको आसानी रहेगी सर। ठीक है सर, देखिए हम क्या हेडिंग देंगे? जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रिया फॉर द ईयर मार्च 2014। इस तरीके से आपको पूरा इन डेप्थ हेडिंग देना पड़ेगा सर। ठीक है, फिर आपका फर्स्ट कॉलम क्या था सर? फर्स्ट कॉलम था आपका डेट का, डेट का बना दिया। अगला कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स का। ठीक है, पर्टिकुलर्स बन गया सर। फिर क्या था? लेजर फोलियो नंबर। अब आया आपका डेबिट, अब आया आपका क्रेडिट।
ठीक है सर, ये आप इस तरीके से अपनी बुक्स के अंदर एग्जाम में और अपनी बुक्स में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इस तरीके से ड्रॉ करना रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी कि आपके जो एग्जाम्पल है वो क्या दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए सर, पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड हुआ है। इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ, सॉरी, ये रहा, 1 मार्च को ट्रांजेक्शन किया गया, गुड्स ऑफ 5,000 इज परचेज्ड ऑन कैश। दोस्तों आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, उससे पहले आपको मैं समझा दूं। आपको हमेशा ट्रांजेक्शन देख के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये ट्रांजेक्शन कैश का ट्रांजेक्शन है या क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, कैश का ट्रांजेक्शन है या फिर क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। देखिए, अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन दिया हुआ, जैसे ये वाला ट्रांजेक्शन है अपना, जिसमें बोला है कि 5,000 के गुड्स परचेस किए हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे इस ट्रांजेक्शन के अंदर कैश भी नहीं दिया होता और किसी का नाम भी नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि सामने वाला पर्सन से आपने गुड्स जो परचेस किए हैं वो कैश में ही परचेस किए। अगर आपको नाम ना देके रखे किसी भी थर्ड पार्टी का, तो आपने वो गुड्स कैश में ही परचेज किए, मतलब कैश में परचेज करने का मतलब क्या हुआ, आपने उसका पेमेंट कर दिया है सर। ठीक है, अगर आपको नाम दे के रखा हो तो फिर वो ट्रांजेक्शन ऑलवेज क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा। अगर अगर उस ट्रांजेक्शन में नाम देने के साथ साथ में कैश वर्ड का या फिर बैंक का या फिर चेक का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, अगर आपको नाम दे दिया गया किसी भी पार्टी का जिससे आपने परचेस किया है, तो फिर वो आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन ही होगा। लेकिन अगर साथ में कैश वर्ड भी दे दिया तो आपका वो कैश माना जाएगा, वरना वो क्रेडिट का ट्रांजेक्शन ही माना जाएगा। लेकिन अगर नाम नहीं देके रखा तो फिर आप उसको हमेशा कैश का ट्रांजेक्शन ही समझेंगे सर। ठीक है, चलिए हम करते हैं एंट्रीज करना आपकी बुक्स में स्टार्ट सर। ठीक है, आप पहला स्टेप ले रहे हो अपने जीवन में अकाउंटिंग करने का, तो सबसे पहले अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं एकदम अच्छे से। ठीक है, और आपको पीछे का सब कुछ रिवाइज है, याद है, सॉरी। ठीक है, क्या है, गुड्स ऑफ 5,000 इज परचेज ऑन कैश। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ड्यूअल इफेक्ट देखना पड़ेगा, डेबिट एंड क्रेडिट रूल भी देखने पड़ेंगे सर। ड्यूअल इफेक्ट कौन सा हुआ, आपके पास गुड्स परचेज किए मतलब गुड्स आपके पास आ गए, और कैश में परचेज किया मतलब कैश आपके पास से चला गया। दो इफेक्ट हो गए, मतलब एक तो आपका गुड्स का जो अकाउंट है वो इफेक्ट हुआ, दूसरा आपका कैश अकाउंट इफेक्ट हुआ। गुड्स आपके बढ़ गए, कैश आपका कम हो गया। ठीक है सर, अब आप इसमें लगाओगे डेबिट एंड क्रेडिट रूल। इसके अंदर किसी आदमी का नाम देके रखा है सर, किसी ह्यूमन बीइंग का, कोई कंपनी का, कोई लीगल पर्सन, कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है। मतलब ये आपका पर्सनल अकाउंट नहीं हुआ। इसमें कोई लॉस, कोई इनकम, कोई एक्सपेंडिचर, कोई खर्चे का चीज देके रखा है क्या, नहीं देके रखा है, मतलब ये नॉमिनल अकाउंट भी नहीं हुआ। तीसरा कौन सा हुआ, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बचा, आपके पास गुड्स आ रहे हैं, हमने क्या देखा था, व्हाट कम्स इन डेबिटेड। ठीक है सर, जो आपके बिजनेस में आ रहा है उसे आप डेबिट करते हो, और व्हाट गोज आउट क्रेडिटेड। गुड्स परचेज किया मतलब गुड्स आपके पास बिजनेस में आ रहे हैं, और कैश जो है वो पेमेंट कर रहे हो, मतलब वो कैश आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है। ठीक है सर, तो गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे हम वो देखते हैं। देखिए सर, अब आप गुड्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। अगर आपके पास आपने परचेज किया है तो आप परचेज शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और अगर आपने सेल किया है तो आप सेल शब्द का इस्तेमाल करेंगे सर। ठीक है, तो देखिए पहले हमने ट्रांजेक्शन की डेट क्या थी सर, ट्रांजेक्शन डेट थी 1 मार्च 2014, ये हमने लिख दिया। अब सर आपके पास क्या आया, गुड्स आया, गुड्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, हमें क्या करना है, परचेज शब्द का इस्तेमाल करना, परचेज अकाउंट। ठीक है, ये आपके पास आ रहा है, आप इसको डेबिट करेंगे, तो आप यहाँ पे लिखेंगे डेबिट। यहाँ पे आपको डीआर लिखना पड़ेगा, डीआर मतलब डेबिट। कितने के हैं सर, ट्रांजेक्शन है 5,000 रुपीज का। अभी सॉरी, आपके पास एक इफेक्ट आपने दे दी है डेबिट की, मतलब गुड्स आपके 5,000 से बढ़ गए, सामने क्या हुआ, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट ना सर। तो कैश चला गया मतलब आपको क्रेडिट करोगे। किसी भी ट्रांजेक्शन में किसी भी अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए उसके आगे टू शब्द का इस्तेमाल किया जाता है।
टू कैश अकाउंट 5,000। हो गया। ये हुई आपकी जनरल एंट्री। परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेस में आपके गुड्स आए तो गुड्स अंदर आए तो गुड्स जो व्हाट कम्स इन डेबिटेड। एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, मतलब व्हाट गोज आउट तो कैश अकाउंट क्रेडिटेड। ठीक है सर। अब सर ये कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या करनी है, आपको नरेशन देना होता है। आपको यहाँ पे लिखना होता है बीइंग गुड्स ऑफ 5,000 परचेस्ड ऑन कैश ब्रैकेट क्लोज। आप जब तक ये नरेशन नहीं देते हैं आपकी जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं मानी जाती है। आपके एग्जाम में मार्क्स कट होने के चांसेस, चांसेस नहीं, कटेंगे कटेंगे सर। आपके एग्जाम में मार्क्स कट हो जाएंगे सर। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, देखिए उसके बाद में है गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 इज परचेस्ड फ्रॉम नंदन ऑन क्रेडिट। अगर यहाँ पे क्रेडिट का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल नहीं भी किया होता तो भी हम यही समझते कि ये नंदन से जो गुड्स खरीदे हैं वो क्रेडिट पे खरीदे। अगर यहाँ पे कैश लिखा होता तो आपको यहाँ पे नंदन सबको अवॉइड करना पड़ता। मैंने क्या बोला था, अगर किसी इंसान का नाम देके रखा हुआ है तो फिर आपको यही मानना है कि वो क्रेडिट में परचेज किया। तो यहाँ पे आपका इनिशियल बेस पे इसके लिए उन्होंने क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल किया है। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास शब्द किसी ह्यूमन बीइंग का नाम देख के रखा है तो आपको ये समझना है कि वो ट्रांजेक्शन क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है, जब तक आपको कैश का वर्ड का यूज ना किया जाए। आपने गुड्स परचेज किए हैं सर, तो वही रियल अकाउंट पहले आ गया। कैश कम, सॉरी, गुड्स कम्स इन, तो गुड्स को आप परचेस अकाउंट डेबिट करेंगे। और बाद में किसी इंसान का नाम आ गया, मतलब पर्सनल अकाउंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, पर्सनल अकाउंट आ गया। अब नंदन कौन, नंदन गुड्स देने वाला है, तो क्रेडिट द गिवर डेबिट द रिसीवर। आपने, याद है आपको ये चीज, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे नंदन भाई जो है वो आपको गुड्स दे रहे हैं ना, तो आप नंदन भाई को क्रेडिट करेंगे, परचेज का अकाउंट को आप डेबिट करेंगे। देखिए किस तरीके से करेंगे आप इसमें एंट्री करेंगे, 8,000 की एंट्री है ना, आपको इस तरीके से आपको एंट्री करनी रहेगी आपको। ये देखिए 4, 3, 13, वही वापस से परचेस अकाउंट डेबिट टू। अब यहाँ पे ऊपर वाले में कैश आया था, यहाँ पे आएगा नंदन, नंदन अकाउंट डेबिट। कितने का है, 8,000, 8,000। ठीक है सर। वापस से बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम नंदन। ठीक है। आपको इस तरीके से नरेशन भी सर देना पड़ेगा, तो ही आपका जीवन में भला होगा सर। ठीक है। इस तरीके से आप करते जाएंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। अभी अगला ट्रांजेक्शन मैं हो सकता है आपको वहीं पे ही करके दिखाऊं, ठीक है, ताकि हमारा थोड़ा समय बचे। अब आपका क्या आ रहा है सर, गुड्स ऑफ रुपीज 4,000 इज सोल्ड टू जिग्ना। देखिए आ गया सर, यहाँ पे सिर्फ जिग्ना शब्द का इस्तेमाल किया गया है, मतलब ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है, कैश शब्द का इस्तेमाल यहाँ पे आपके सामने नहीं किया गया है, इसका मतलब ये आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब सर यहाँ पे आप डेबिट एंड क्रेडिट रूल से आप मुझे बताएंगे कि किस तरीके से आप एंट्री करेंगे सर। देखिए आपने गुड्स सेल आउट किया है, मतलब गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, आपका रियल अकाउंट हो गया है ना सर। जी हाँ हो गया। व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। ठीक है, तो आप गुड्स को क्रेडिट करेंगे। गुड्स शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है, आपने माल बेचा है तो सेल्स शब्द का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। बेचा किसको, किसी इंसान का नाम आ गया, मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया। अब पर्सनल में क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जिग्ना बेन जो है वो गुड्स रिसीव कर रही है ना सर, तो एंट्री क्या होगी, आप यहाँ पे डेट मेंशन करके फिर यहाँ पे लिखेंगे जिग्ना अकाउंट डेबिट टू, जस्ट अ सेकेंड, जिग्ना अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वॉट एवर इज द अमाउंट, 8,000 रुपीज सपोज आपकी अमाउंट है।
तो आप 8,000 रुपीज आप यहाँ पे इस तरीके से मेंशन कर देंगे, ठीक है। और नीचे फिर जनरल एंट्री भी पास करेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑफ रुपीज 8,000 ऑन क्रेडिट टू जिग्ना। ठीक है सर, आपको इस तरीके से पूरा करना होगा सर। आगे देखिए, कमीशन रिसीव्ड 200 रुपीज। अब यहाँ पे आपको किसी का नाम देके रखा है, नहीं देके रखा है। किसी का नाम नहीं देके रखा है मतलब कैश का ट्रांजैक्शन सर, कैश का ट्रांजैक्शन। अब इसके अंदर मुझे ये बताओ कि कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले मैंने बोला कैश अकाउंट आ रहा है, मतलब रियल अकाउंट हो गया। कमीशन आपने प्राप्त किया है, रिसीव्ड लिखा हुआ है, मतलब ये आपकी इनकम हो गई। मतलब एक तो रियल अकाउंट हो गया, एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब पहले रियल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट रूल याद करो। कमीशन आपने रिसीव किया है मतलब कैश आपका बढ़ रहा है, मतलब व्हाट कम्स इन डेबिट, कैश को आप डेबिट करोगे। कमीशन रिसीव्ड मतलब कमीशन आपकी इनकम है, तो ऑल द इनकम ऑलवेज क्रेडिटेड। तो आप इसकी एंट्री किस तरीके से करोगे? आप इसकी एंट्री करोगे सर इस तरीके से, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है, कैश अकाउंट को आपने डेबिट किया और यहाँ पे आपका आ गया 200। ठीक है सर, इस तरीके से आप कमीशन रिसीव्ड की एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में करेंगे सर। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है सर, आगे फिर है सर, आपने वेजेस एक्सपेंसेस है 150 रुपए के पे किए हैं। अब यहाँ पे वापस किसी का नाम नहीं है। नाम नहीं है तो सर हम तो सीधा यही मानेंगे कि कैश का ट्रांजैक्शन है भैया, कैश का ट्रांजैक्शन है। फिर क्या होगा, वेजेस है, वेजेस आपका खर्चा है ना, मतलब नॉमिनल अकाउंट आ गया। ऑल द एक्सपेंसेस डेबिटेड, मतलब वेजेस आपका खर्चा है, वेजेस को आप डेबिट करोगे। बाद में आपने कैश में पेमेंट किया है, मतलब रियल अकाउंट आ गया। व्हाट गोज आउट, याद है ना, डेबिट द डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके बिजनेस में क्या आ रहा है उसे आप डेबिट करते हो, और आपके बिजनेस से क्या जा रहा है उसे आप क्रेडिट करते हो सर। तो आप इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे? आप एंट्री करेंगे इस तरीके से, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, 150, 150। फिर नरेशन देंगे, बीइंग वेजेस ऑफ रुपीज 150 पेड इन कैश। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या आ रहा है भाई? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आ रहा है, ओ एक सेकेंड, देखिए। अब आपने इतने ट्रांजेक्शन देखे, ये थे एकदम से सिंपल सिंपल। अब जनरल एंट्री कोई इतनी सिंपल चीज नहीं है सर। कभी कभी क्या होता है, आपको ऐसा बोला गया है आपके अकाउंट्स के अंदर, आपके साथ भी ऐसा होगा कि आपको जो आप अकाउंट, एक अकाउंट डेबिट कर रहे हो, एक अकाउंट आप क्रेडिट कर रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही अकाउंट है जो बार बार क्रेडिट होता जा रहा है, लेकिन डेबिट में दूसरा दूसरा अकाउंट आ रहा है। या फिर एक ही अकाउंट डेबिट होया जा रहा है और क्रेडिट में दूसरा दूसरा अकाउंट आ रहा है। एग्जाम्पल दीजिए सर, एग्जाम्पल मैं दूं तो ऐसा, सपोज करो आपका मंथ एंड आ चुका है, और अब आपको डिफरेंट डिफरेंट तरह के एक्सपेंडिचर जो आपके बिजनेस में है उन सब का आपको कैश पेमेंट करना है। मतलब किसी को सैलरी दे रहे हो, किसी को वेजेस दे रहे हो, किसी को टेलीफोन बिल दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हो, पानी वाले को बिल दे रहे हो, वॉचमैन को सैलरी दे रहे हो, पोस्टमैन को जो पोस्ट कलेक्ट करता है उसके चार्जेस पे कर रहे हो, कोरियर एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, टी एंड रिफ्रेशमेंट एक्सपेंडिचर पे कर रहे हो। मतलब आपका ये सब एक्सपेंडिचर है, मतलब ये सब डेबिट में आएंगे। ठीक है, इन सब को आप जब एंट्री करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? ऑल द एक्सपेंसेस डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट का इफेक्ट आया। मतलब आपने एंट्री क्या की सर, वेजेस अकाउंट टू कैश अकाउंट, वेजेस पे कर दिया, फिर सैलरी अकाउंट टू कैश, फिर टेलीफोन बिल टू कैश, फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर टू कैश, फिर कोरियर एक्सपेंसेस टू कैश। अब सर आप देख रहे हो ऐसी चीजों के अंदर क्या हो रहा है कि आपका बार बार, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, आपको ज्यादा समझ में आएगा। हम नोटपैड पे चलते हैं।
आपका ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपका डेबिट जो है वो एक ही अकाउंट हो रहा है बार 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 बार। देखिए आपने क्या किया, आपने किया वेजेस अकाउंट टू कैश, फिर किसी को सैलरी दी टू सैलरी टू कैश, ठीक है। फिर आपने सपोज करो टेलीफोन का बिल दिया, टेलीफोन टू कैश, ठीक है। फिर सपोज करो आपने इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंडिचर कुछ हुआ, ठीक है, उसका भी आप मंथ एंड पे पेमेंट करते जा रहे हो, ठीक है। फिर आप सपोज करो चाय पानी के जो पैसे लगते हैं बिजनेस में उसका पेमेंट कर रहे हो सर। तो देख रहे हो आपने हर एक ट्रांजेक्शन के अंदर सर, यहाँ पे डेबिट में खाली अकाउंट चेंज किया है। डेबिट में पहले वेजेस आ गया, फिर सैलरी आ गया, फिर टेलीफोन आ गया, फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंडिचर आ गया, फिर आपका टी एंड रिफ्रेशमेंट आ गया। ये जो क्रेडिट है ना सर, यहाँ पे तो आप सिर्फ कैश 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 ऐसे ही करते जा रहे हो। कैश आपका क्रेडिट अकाउंट तो चेंज नहीं हुआ, समझ रहे हो। ऐसी या फिर दूसरी सिचुएशन हो सकता है, आप कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो, आपके कोई एजेंसी का काम हो जहां से आपको कमीशन मिल रहा हो, दलाली मिल रही हो, ब्रोकरेज मिल रहा हो, कुछ भी मिल रहा हो। सपोज करो मंथ एंड पे कोई आपको सपोज करो ब्रोकरेज दे गया, ठीक है। ब्रोकरेज आपकी क्या हुई सर, इनकम। गाइस मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल एकदम अच्छे से याद हो गया, आपने एकदम अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने नहीं समझा है तो आप वीडियो यहीं पे पॉज कीजिए और पहले डेबिट एंड क्रेडिट रूल को वापस 2 या 3 बार रिवाइज कर लीजिए। आपको बहुत आसानी होगी जर्नल एंट्रीज को समझने में, ठीक है। तो सपोज करो आपने ब्रोकरेज रिसीव किया तो कैश टू ब्रोकरेज, फिर आपने सपोज करो कमीशन रिसीव किया तो कैश टू कमीशन, फिर सपोज करो आपने कुछ और पेमेंट रिसीव किया कैश, तो सपोज करो आपने सपोज करो रेंट रिसीव्ड किया, ठीक है। फिर हो सकता है आपने आपने कुछ और रिसीव कर लिया, सपोज करो कैश अकाउंट टू सपोज कोई रॉयल्टी रिसीव किया आपने, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपने रिसीव की। यहाँ पे आपका जो क्रेडिट के अंदर जो अकाउंट आ रहा है खाली वो चेंज होता जा रहा है। आपका डेबिट में तो हर हर बार कैश ही आ रहा है, कैश ही आ रहा है, कैश ही आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अकाउंटिंग क्या बोलती है, अकाउंटिंग आपको ये बोलती है कि अगर आपका एक अकाउंट ही है जो इफेक्ट हो रहा है, उसको सामने की तरफ दूसरा अलग अलग अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, तो और वो सभी ट्रांजेक्शन अगर एक ही डेट पे हुए हैं तो आप उनकी कंबाइन एंट्री कर दीजिए। कंबाइन एंट्री कैसे करोगे, सपोज करो ये सभी ट्रांजेक्शन 31 मार्च को हुए, तो आप हेडिंग देंगे 31/3/2023, ठीक है। अब सपोज करो आपने वेजेस पे किया किसी को, तो वेजेस अकाउंट डेबिट, सपोज करो 200 रुपए का था। कैश में पेमेंट किया, एक बार साइड में रख रहे हैं क्योंकि कैश दे रहे हैं। फिर सपोज करो किसी स्टाफ को सैलरी अकाउंट में सैलरी दिया, सपोज करो 2,000 रुपए का, वो भी कैश में पेमेंट किया। बाद में सपोज करो कि आपने दिया सर, आपने टेलीफोन का बिल चुका दिया वही 31 तारीख को, सपोज करो 5,000 का टेलीफोन का बिल आ गया। चाय वाला आ गया कि हमारा पैसा भी दो, सपोज करो 2,000 का चाय का कैश का पेमेंट कर दिया। सपोज करो कोई ट्यूबलाइट आपकी खत्म हो गई, खराब हो गई, तो उसके लिए वो मंगवाई अपने कैश देके, सपोज करो 500 रुपए की, वो हो गई। सपोज करो कोई भाड़े वाला आ गया, उसको अपने रेंट दिया, ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट, सपोज करो 5,000। ये सभी आपने पेमेंट जो है वो कैश में की है। तो आप अकाउंटिंग आपको क्या बोलती है कि इन सबको आप एक साथ रिकॉर्ड कर लो और यहाँ पे लिख दो टू कैश अकाउंट। आपने ये सब का सब कैश में पेमेंट किया है, ये सारे खर्चे एक एक थे, तो आप इन सब की अलग अलग एंट्री, वेजेस टू कैश, सैलरी टू कैश, टेलीफोन टू कैश, ये सब अलग अलग करो। इसकी बजाय आप सारा का सारा सलंग कंबाइन कर दीजिए और टोटल मार दीजिए। 200, 2,000, 2,200, 7,200, 9,200, 9,700 और 14,700, मतलब आपने 14,700 रुपीज का एक्सपेंडिचर किया 31 मार्च को। और वही जो आपको बता के रखा है हमने कि आप क्या करेंगे लास्ट में, आप लास्ट में नरेशन देंगे, बीइंग, यहाँ सभी आप सब सभी खर्चों का नाम लिखेंगे सर, बाद में लिखेंगे पेड इन कैश, ठीक है। तो अगला कॉन्सेप्ट अपना जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपको अगर आपको कंबाइन एंट्रीज करना आ जाए तो आप कंबाइन एंट्री किस तरीके से करोगे सर, ठीक है। तो देखिए अब आपका आ रहा है, आपको भी ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ लग सकता है क्योंकि इसके अंदर आपका कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट का इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। देखिए हमने कैपिटल अकाउंट कब डिस्कस किया था, एकदम बेसिक स्टार्टिंग स्टार्टिंग में, आज के कोई 15-20 दिन पहले मैंने आपसे कैपिटल और ड्राइंग्स के बारे में डिस्कस किया था, और आज वापस से वो चीज रिपीट हो रही है। कहने का मतलब
कुछ भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो आप भूल सकते हो। मैं आपको भूलने नहीं दूंगा, अकाउंट्स आपको अपने आप को भूलने नहीं देगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाबा जी की बूटी आपको मैं दे दूंगा, लेकिन आप ऐसा मानिए कि आप कुछ भी नहीं भूलेंगे, आप सब कुछ हमेशा याद रख के रखेंगे क्योंकि आप रेगुलरली उन सबको यूज करते रहेंगे सर। देखिए क्या हुआ, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल ऑफ 50,000 एंड कमेंस्ड बिजनेस, मतलब कि उन्होंने बिजनेस कमेंस किया है 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके। अब सर यहाँ पे आप रूल समझिए, यहाँ पे आप किस तरीके से रूल लगाएंगे। दो चीज हुई है, आपके बिजनेस में कैश आया है और बिजनेस आपने स्टार्ट किया है, तो उसका आप किस तरीके से करते हो। देखिए सबसे पहले रियल अकाउंट हुआ, कैश आपके बिजनेस में आया, वो हो कर दिया। व्हाट कम्स इन डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिट किया सर। अब सर मैंने क्या बोला था, जो ये बिजनेस है वो एक अलग एंटिटी है, और ये जो भाई साहब स्माइल कर रहे हैं यहाँ पे, दूर में खड़े होके देख रहे हैं आपको और मेरे को, ये अलग अलग इंसान है। इन दोनों को आप हमेशा अलग समझिए। ये जो मालिक है, इन्होंने यहाँ पे आपको 20,000 रुपए डाले बिजनेस में आपके पास, तो आपके पास कैश आया। अब ये मालिक है, जिंदा इंसान है, सांसें चल रही है, मतलब किसी ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट हो गया। ह्यूमन बींग का इन्वॉल्वमेंट हुआ मतलब पर्सनल अकाउंट हो गया सर। और पर्सनल अकाउंट का क्या रूल था, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे मालिक दे रहा है पैसा, मतलब आप मालिक को क्रेडिट करोगे ना सर। अब यहाँ पे आप ओनर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अकाउंट्स ने स्पेसिफिक बोल के रखा कि अगर मालिक पैसा देता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या चलाने के लिए, तो उसे आप कैपिटल बोलते हो सर। ठीक है। और अगर वो पैसा लेके जाता है तो आप उसे ड्रॉइंग्स बोलते हो सर। ठीक है। तो इस तरीके से ये दो चीज आपको ध्यान में रखते हुए ये वाली एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है। वोट एवर इज द डेट, सपोज करो 2 जुलाई को उन्होंने स्टार्ट किया है सर। क्या किया, कैश बिजनेस के अंदर आया, कैश अकाउंट, रियल अकाउंट की डेबिट क्रेडिट रूल के अनुसार कैश वोट कम्स इन, 20,000 रुपए आए तो कैश अकाउंट डेबिट। देने वाला कौन है, मालिक। मालिक शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसकी जगह इस्तेमाल करेंगे कैपिटल अकाउंट का। यहाँ पे आ गया आपका 20,000। और अब इसकी देंगे नरेशन, बीइंग 20,000 इन्वेस्टेड इन बिजनेस। ठीक है सर, ये हुआ आपका कैपिटल का जनरल एंट्री। ठीक है। आगे देखते हैं क्या बात कर रहे हैं। bought goods of rupees 10,000, furniture 2,000 and debtors of rupees 30,000 in the business। ये देखिए ये वापस से बिजनेस के अंदर लेके ही आ रहे हैं, मतलब ये ट्रांजेक्शन किसके बीच का है, वो बिजनेस और वो भाई साहब जो ड्रॉ किए थे उनके बीच का है। अब वो गुड्स लेके आ रहे हैं 10,000 के, फर्नीचर 2,000 का ला रहे हैं और डेटर्स ला रहे हैं 30,000 रुपए का। आपके बिजनेस में इन सब चीजों का आगमन हो रहा है, और हमने रियल, अब कुछ चीज बिजनेस में आ रही है मतलब रियल अकाउंट हुआ। व्हाट कम्स इन डेबिट होता है। अब आप लेके आए गुड्स, तो यहाँ पे आपको गुड्स शब्द का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि ये वो मालिक है, वो लेके आया है। परचेज और सेल्स का इस्तेमाल, शब्द का इस्तेमाल कब करते हो, जब आपका बिजनेस किसी थर्ड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन करता है। ठीक है सर, इसलिए आप यहाँ पे गुड्स शब्द का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, गुड्स बिजनेस के अंदर आया, गुड्स अकाउंट डेबिट किया, सपोज करो 10,000, वहां पे जो भी अमाउंट लिखा हुआ आप देख लेना, गुड्स को डेबिट किया। फिर सर फर्नीचर भी आ रहा है, तो हमने यहाँ पे वापस से फर्नीचर को, सपोज 5,000 का फर्नीचर है, वो लिख दिया। अब सर सपोज डेटर्स भी आ रहे हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट, सपोज करो 10,000 से ये आ रहे हैं, तो और फिर टू कैपिटल अकाउंट लाने वाला कौन, कैपिटल अकाउंट डेबिट, 10 10 20 और 5 25,000। दोस्तों अब आपको यहाँ पे वही जो आप नरेशन देने वाले हो वो आप दे देंगे। अब आपको एक चीज यहाँ पे ये समझनी पड़ेगी कि ये जो भाई साहब थे, ये जो मुस्कुरा रहे थे यहाँ पे ऊपर, इन्होंने जब बिजनेस के अंदर कुछ भी इंट्रोड्यूस किया तो उसकी वजह से बिजनेस को क्या चीज हो रही है, क्या दुनिया देखनी पड़ रही है, आपको वो भी देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये भाई साहब बिजनेस के अंदर डेटस लेके आए 10,000 रुपए के, तो बिजनेस को 10,000 रुपए प्राप्त होंगे किसी थर्ड पार्टी से भविष्य में। डेटर्स का मतलब ये होता है ना कि आपने किसी को क्रेडिट में कोई माल है या फिर आपके जो गुड्स है वो सेल आउट कर दिए,
अब आपको उनसे पैसा लेना है। ठीक है। ये जो मालिक है ये पहले कुछ और काम करता होगा, अब उसने ये बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया है, तो वो ये जो बिजनेस कर रहा है इसके अंदर उन डेटर्स को ले आया है, मतलब वो जो पैसा होगा वो डेटर्स अभी इस बिजनेस को देंगे। मतलब कि 10,000 रुपए का पेमेंट बिजनेस को प्राप्त होने वाला है। ठीक है, मतलब बिजनेस को मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे इसको डेबिट में लिखा। फर्नीचर, इसका बेनिफिट बिजनेस को होने वाला है इसलिए डेबिट में लिखा। गुड्स 10,000 के बिजनेस में आए इसके लिए इसको डेबिट में लिखा। सपोज करो यहाँ पे ये जो डेटर्स दिया हुआ है, ये डेटर्स के साथ साथ में ये जो मालिक है ये जो क्रेडिटर्स भी लेके आता। जैसे डेटर्स आए मतलब बिजनेस को कोई फायदा होने वाला था, फायदा हुआ मतलब बिजनेस का ओनरशिप आया, मतलब बिजनेस के अंदर कुछ आया, इसके लिए उसको प्लस किया। अब क्रेडिटर्स लेके आएगा मतलब कि उनको पेमेंट करना पड़ेगा, तो उससे आपका कैश बाहर जाएगा, तो उसको आप क्रेडिट पे लिखते हो, टू क्रेडिटर्स। सपोज करो यहाँ पे वो क्रेडिटर्स 8,000 के लेके आता, तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड पे लिखते टू क्रेडिटर्स 8,000। और आपका जो ये कैपिटल का फिगर 25 है ना, वो 25 से उतर के आपका 17,000 आ जाता। समझे आप बात को? आपको बिजनेस में जब मालिक ने कुछ इंट्रोड्यूस करवाया तो इन सब चीजों से फायदा हो रहा था, तो जो फायदा हो रहा था इसके लिए उसको डेबिट में रखा, क्योंकि इन सब चीजों का जो है बेनिफिट भविष्य में मिल रहा था। तो ये आपके एक तरीके से असेट्स हो गए। असेट्स की डेफिनेशन हमने क्या देखी थी, कि जिस चीज के ऊपर आपका ओनरशिप आ जाता है और उन सब चीजों से आपको भविष्य में फायदा होने होना होना होता है, तो उसको आपके वो असेट्स होते हैं। ठीक है सर। और ऑल द असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। आप ये चीज चाहे मार्किंग कर लीजिए, ऑल द असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। एंड ऑल द लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज मतलब भविष्य में आपको किसी चीज का पेमेंट करना है, क्रेडिटर्स आपको देके रखे हैं, तो क्रेडिटर्स का आप भविष्य में पेमेंट करेंगे। पेमेंट करेंगे मतलब लायबिलिटी हो गई, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है सर। ठीक है। आप ये चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप प्लीज हमें बताइए, हम आपको वापस से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है सर? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल ऑफ 6,000 एंड पेबल ऑफ 4,000। देखिए जो मैंने आपको भी बताया वो ही आ गया है। देखिए क्या है, पर्सनल रिसीवेबल आया, रिसीवेबल आपका मालिकाना हक किसी चीज पे आया, इसका बेनिफिट आपको भविष्य में मिलेगा, तो 6,000। और पेबल आपका 4,000। देखिए वापस से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आपके पास बिल्स रिसीवेबल आए, ठीक है सर, इससे आपको मुनाफा होने वाला है, तो आपने इसको डेबिट कर दिया 6,000। अब मैंने क्या बोला, बिल्स रिसीवेबल आपके एसेट्स हो गए इसलिए आपने उसको डेबिट कर दिया 6,000 से। अब आप लेके आ रहे हो सर बिल्स पेबल, वो कितने रुपए के हैं? 4,000 रुपए के। अब इसका जो नेट ऑफ इफेक्ट है इस ट्रांजेक्शन का, वो आप कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो। आप यहाँ पे ऐसा बोल सकते हो कि दोनों चीज जो है वो मालिक ही तो लेके आया है। 6,000 रुपये भी लेके आया बिल्स रिसीवेबल, 4,000 लेके आया बिल्स रिसीवेबल, तो आपको यहाँ पे 10,000 लिखना चाहिए। जी नहीं सर, आप इस तरीके से नहीं लिखते। आप इस तरीके से लिखते हैं कि मालिक जो बिजनेस में लेके आया उससे बिजनेस को कितना फायदा होगा। आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि मालिक जो है, जो ओनर है बिजनेस का, वो बिजनेस में अगर कुछ भी ला रहा है तो उसकी वजह से बिजनेस को कितना फायदा या कितना नुकसान हो रहा है। ठीक है। इस ट्रांजेक्शन में क्या है कि 6,000 बिजनेस को मिलेगा, लेकिन सामने 4,000 दे भी तो देगा बिजनेस, तो बिजनेस को नेट फायदा कितना हुआ? 2,000। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर उसी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है, ऐसा मान लो कि उस अमाउंट को रिकॉर्ड किया जाता है जिससे बिजनेस को फायदा हो। बिजनेस को फायदा तो 2,000 का ही हो रहा है ना, क्योंकि 6,000 आएगा, 4,000 चला भी जाएगा, तो नेट फायदा तो आपको 2,000 का ही हो रहा है ना सर। तो कैपिटल अकाउंट में आप उस अमाउंट को रिकॉर्ड करते हो जहां पे आपको उस अमाउंट मतलब उतने ही अमाउंट का आपके बिजनेस को
प्रॉफिट हो जा रहा है। ठीक है सर, आप ऐसे ध्यान में रखेंगे तो आप ऐसे वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाओगे। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, हम वो देखते हैं। देखिए, अब इन्होंने क्या किया, सोल्ड बाइक ऑफ 20,000 फॉर 15,000 एंड आउट ऑफ विच 10,000 इंट्रोड्यूस्ड इन बिजनेस। अब ये ट्रांजेक्शन जो है वो बड़ा अच्छा ट्रांजेक्शन है। मैंने कोई कोई तीसरी या चौथी इलस्ट्रेशन से इस ट्रांजेक्शन को खींचा है। देखिए, आपने, आप अपने बिजनेस की अकाउंटिंग लिखने जा रहे हो, आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते हो उससे बिजनेस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा मानो घंटा ही फर्क नहीं पड़ता। आप बिजनेस में क्या आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हो। आपने पर्सनल बाइक 20 की बेची या 50 की बेची, कितने में बेची वो नहीं पता, उससे हमको मतलब नहीं। आप वो कुछ भी करके बिजनेस में कितना लेके आए हमें तो वो बताइए। आपने 20 की बाइक 15 में बेच दी और 10,000 आप बिजनेस में ले आए, तो आप जो बिजनेस में लेके आ रहे हो हमें सिर्फ उसी चीज से मतलब है। और इसके लिए आप इसको रिकॉर्ड करते हैं। कैश आपकी बिजनेस में आया, कैश अकाउंट डेबिट, सामने लाया कौन, सामने लाया मालिक, तो कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट 10,000, 10,000 आप इसको ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है सर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भाई साहब बाइक बेच रहे हैं या अपनी गाड़ी बेच रहे हैं या फिर अपना बंगला बेच रहे हैं। तू कुछ भी बेच भाई, मेरे को मतलब नहीं तू बिजनेस में क्या लेके आ रहा है या फिर बिजनेस में क्या लेके जा रहा है, मुझे खाली उससे फर्क पड़ता है। ठीक है। अब लिखिए क्या बोल रहे हैं, बॉट इन बिजनेस पर्सनल रिसीवेबल, सॉरी ये तो हो गया। अभी देखिए, पेड ऑफ इनकम टैक्स 500। सर, इनकम टैक्स 500। देखिए क्या होगा, आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप उससे अर्निंग करते हैं, आप अपने पर्सनल पर्पस के लिए कुछ काम कर रहे हो। आपने जो ये बिजनेस से कमाया वो आप अपने घर पे ले गए। अब आप जब अपने घर पे लेके जा रहे थे तो बीच में मिल गई आपको गवर्नमेंट, बोला भैया क्या लाए, बोला सर कमाई करके लाए। बोला थोड़ा हमको भी देके जाओ, बोला ऐसे कैसे देके जाओ, बोला सरकार है हमारी, देना तो पड़ेगा। तो उन्होंने आपसे कुछ कमाई का हिस्सा टैक्स बोल के ले लिया। ठीक है। अब आपने क्या किया कि भाई मैं इसमें से तो नहीं दे सकता, बीवी ने मंगाया है, इसमें से ऊपर नीचे हुआ तो रात को खाना नहीं मिलेगा। आप, उन्होंने बोला, आपने बोल दिया कि चलो बिजनेस में से इतना रुपया निकाल के आपको दे देता हूँ। कमाई किसकी थी, आपकी थी। आप और बिजनेस क्या है, अलग अलग पर्सन हो। स्टार्टिंग में मैंने बताया, टैक्स किस पे लगा, आपके ऊपर लगा। ठीक है। पे किसने किया, बिजनेस ने किया। ठीक है। आपके बिहाफ पे किया, मतलब एक तरीके से पैसा आपको जा रहा है, मतलब पैसा आप बिजनेस से निकाल रहे हो। मतलब ड्राइंग्स हो गया ना सर, समझ रहे हो। इनकम टैक्स आपकी पर्सनल लायबिलिटी होती है, आप जो भी कमाई करते हैं वो आपका पर्सनल लुकआउट है, उस पे टैक्स आपको खुद की जेब से भरना होता है। अगर आप बिजनेस से भरते हो तो फिर आपका वो कैपिटल रिड्यूस हो जाता है उससे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, जब भविष्य में व्यापार करो तो अपने घर से पैसा निकाल के गवर्नमेंट को देना, अपने बिजनेस से मत दे देना। ठीक है सर। देखिए, तो आप इसकी एंट्री कैसे करोगे। अब हमने बोला था कि भाई एक्टिविटी क्या हो रही है, आपका जो मालिक है वो पैसा विड्रॉ कर रहा है, मतलब मालिक आ गया, मतलब पर्सनल अकाउंट। मालिक है वो रिसीव कर रहा है बिजनेस में से पैसा, मतलब उसको आप डेबिट करोगे। और मालिक को खुद को डेबिट तो कर नहीं सकते, इसके लिए क्या लिखोगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। सामने कैश विड्रॉ किया है ना, रियल अकाउंट आ गया, कैश आपका डिक्रीज हो रहा है, मतलब आप यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करके अमाउंट जो 200 रुपए है उसे मेंशन कर दीजिए। अब सर यहाँ पे नरेशन देना, देखिए अब आपको समझ में आएगा नरेशन का मतलब। देखिए, आपने ड्राइंग्स कर लिया, टू कैश लिख दिया। अब इस ट्रांजेक्शन से इन दो लाइन लिखे हुए से समझ में आता है क्या कि आपने इनकम टैक्स पे किया है या फिर आपने कैश विड्रॉ अपने घर खर्चे के लिए किया है। नहीं समझ में आता है ना, तो आप इस समय पे ये जो नरेशन देते हैं उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ में आएगा। बीइंग इनकम टैक्स ऑफ 200 पेड आउट ऑफ बिजनेस। ठीक है सर, मतलब ये नरेशन से आपको ये समझ में आएगा कि ये जो ड्राइंग्स की है आपने उसका मेन पर्पस क्या था। ठीक है सर।
आगे देखते हैं। अभी देखिए, नेक्स्ट है कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया है 1,000 फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए किया, वापस से वही ड्रॉइंग्स, और 1,000 रुपीज विड्रॉ किया तो वही कैश। ड्रॉइंग टू कैश, ड्रॉइंग्स मतलब आपका पर्सनल अकाउंट का रूल लगा, और कैश मतलब आपका रियल अकाउंट का रूल लगा। अब देखिए सर, वापस से क्या आ रहा है, वापस से आ रहा है पेड 200 फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम फ्रॉम बिजनेस। लाइफ इंश्योरेंस किसकी होती है सर? ओनर की होती है, फिर ओनर के बीवी बच्चों की होती है, मतलब पर्सनल अकाउंट आ गया बीच में। और अगर मालिक कुछ रिसीव करता है, मतलब आपका ड्रॉइंग्स हो गया, मालिक रिसीवर पर्सनल अकाउंट, रिसीवर द डेबिट, डेबिट द रिसीवर, तो ड्रॉइंग्स को आप डेबिट करोगे। सामने लिखोगे कैश आपका 200 रुपए जा रहा है, लाइफ इंश्योरेंस वाले को आप दे रहे हो, लो भैया लेके जाओ, इनकी जिंदगी स्वस्थ रखना ताकि ये व्यापार कर सके। ठीक है। तो एंट्री क्या होगी सर? वापस से एंट्री तो यही होगी, ड्रॉइंग्स। ठीक है, डेबिट किया 200 से, और कैश दिया ना सर LIC वालों को, तो यहाँ पे लिखा 200। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? बीइंग LIC पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस। अगर मैं इन दोनों ट्रांजैक्शंस के अंदर, इसमें और इसमें, ये नरेशन ना लिखूं, तो क्या आप बता सकते हो आज के 15 दिन बाद में कि ये वाला ट्रांजैक्शन कौन सा था और ये वाला ट्रांजैक्शन कौन सा था? मतलब इसके अंदर कौन सा ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स का था और कौन सा LIC का था? आप सिर्फ नरेशन पढ़ के ही बता सकते हो कि आपका LIC का ट्रांजैक्शन कौन सा है और आपका जो इनकम टैक्स है उसका ट्रांजैक्शन कौन सा है सर। ठीक है भैया, चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला है आपको, withdrawn goods of 400 for personal use from business। पर्सनल यूज जहां पे आ गया, मतलब आपको ड्राइंग्स तो डेबिट करना ही है। ठीक है, आप ड्राइंग्स को डेबिट करोगे। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कितने के? 200 के निकाले सपोज करो। अब यहाँ पे क्या लिखोगे सर? यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर आपको ध्यान में हो तो मैंने एक लेक्चर में ये आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ स्पेशल सरकमस्टेंसेस होते हैं जिनकी वजह से गुड्स जो है आपके बिजनेस से बाहर जाते हैं, और उसकी वजह से आपको कोई इनकम नहीं होती है। मतलब अगर आप सेल करते हो तो गुड्स बाहर जाते हैं, मतलब आपको इनकम होती है, लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जिसमें गुड्स बिजनेस से बाहर जाते हैं लेकिन आपको इनकम नहीं होती। अब वो सरकमस्टेंसेस कौन सी हुई? मैंने बोला था कि अगर आप डोनेशन के लिए कुछ दे देते हो, आप अगर चैरिटी करने के लिए कुछ दे देते हो, आप अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए कुछ दे रहे हो, आप अगर अपने ओनर को कुछ दे रहे हो अपने पर्सनल यूज करने के लिए, या फिर आपके गुड्स चोरी हो जाते हैं, या फिर कुछ और नुकसान हो गया, इन सब चीजों में गुड्स आपके पास से चले तो गए लेकिन इनकम तो हुई नहीं। ठीक है, उनको आप तो रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा क्योंकि गुड्स का बैलेंस तो डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप टू में लिखोगे, टू गुड्स withdrawn फॉर पर्सनल यूज। आप यहाँ पे ये अकाउंट मेंटेन करोगे। ठीक है, आपको यहाँ पे सेल्स नहीं लिख सकते क्योंकि सेल्स लिख दोगे तो आपको सेल अकाउंट में इफेक्ट देनी पड़ेगी, और उससे आपका पूरा अकाउंटिंग का जो एक्चुअल सिनेरियो होना चाहिए वो बिगड़ जाएगा। इसके लिए आप लिखते हो गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ठीक है सर। आगे, आगे क्या बोला है सर? आगे आपको नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कॉलेज ट्यूशन फीस ऑफ सन 500 पेड फ्रॉम बिजनेस। अब सर, सन तो मालिक का ही हो सकता है या फिर किसी का भी हो, बिजनेस का तो है ही नहीं ना। मालिक का सन है मतलब पर्सनल यूज हो गया मालिक का एक तरीके से। मालिक अपने लिए करे, अपनी बीवी के लिए करे, या फिर अपने बच्चों के लिए करे, किसी के लिए भी करे, हो तो गया पर्सनल ही। तो आप इसमें कैसे रिकॉर्ड करोगे? आप इसमें रिकॉर्ड करोगे वही ड्रॉइंग्स अकाउंट
डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है सर, आप इसको इस तरीके से रिकॉर्ड करोगे। आगे देखिए, अब कुछ और थोड़ा सा डिफिकल्ट ट्रांजेक्शन्स आ रहे हैं, आपको वो चीज समझनी पड़ेगी। जस्ट 10 to 15 मिनट्स मोर, उसके बाद में हम लेक्चर एंड कर देंगे। देखिए, अब क्या हो रहा है, आप एक ऐसा सोचिए, आपको 50,000 रुपए के गुड्स की आवश्यकता थी, लेकिन आपके पास 20,000 रुपए ही पड़े थे। आपने जिनसे गुड्स परचेज किए वो आपको अच्छे तरीके से जानते थे। उन्होंने बोला, आप ऐसा करो, 20,000 दे दो, 30,000 आप बाद में दे देना। ठीक है, तो देखिए ये ट्रांजेक्शन्स ऐसे सिचुएशन में आप ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड करोगे। देखिए, लिखा है, गुड्स वर्थ परचेज्ड फ्रॉम ऋषिकेश 8,000 एट पेड 1/2 अमाउंट इन कैश। मतलब आपने 8,000 रुपए का गुड्स परचेज किया है, और 1/2 अमाउंट जो है वो आपने पेमेंट भी कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एक्टिविटी तो सिर्फ एक ही इंसान के साथ हुई है, लेकिन ट्रांजैक्शन दो हो गए। आपने 8,000 के गुड्स परचेज किए हैं, और सामने आपने आधा ही पेमेंट किया है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप किस तरीके से एक्टिविटी करते हो। ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना होता है कि जैसे आप इसको पहले ऐसे समझते हैं कि सपोज आपका ये ट्रांजेक्शन 31 मई को हुआ। आपने क्या किया, आपने ऋषिकेश से 8,000 रुपए के गुड्स परचेज की। सिर्फ आप इस ट्रांजेक्शन को एक बार इतना ही पढ़िए। एक्टिविटी क्या हुई, गुड्स आपके पास आए, रियल अकाउंट हो गया, गुड्स कम्स इन। गुड्स शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट 8,000। देने वाला कौन, ऋषिकेश है ना, ऋषिकेश हुआ क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर 8,000। ठीक है, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर 8,000। ठीक है सर, ये आपका हो गया आधे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग। अब अगर आपको आगे रिकॉर्ड करना हो, अब आपने बोला है कि आपने हाफ पेमेंट भी कर दिया है, तो हाफ पेमेंट अगर कर दिया तो उसका रिकॉर्ड कैसे करोगे। जो हाफ पेमेंट किया वो कौन है, ऋषिकेश है, मतलब वापस से पर्सनल अकाउंट चर में आ गया है। ऋषिकेश रिसीव करने वाला है, डेबिट द रिसीवर। तो पहले तो आप डेबिट इफेक्ट को रिकॉर्ड करो। ऋषिकेश अकाउंट आपने कर दिया डेबिट 4,000 से 1/2 है ना। अब सामने क्या लिखोगे सर, कैश अकाउंट आपका जा रहा है ना, कैश रियल अकाउंट हुआ, कैश अकाउंट हुआ, सामने पिक्चर में कैश अकाउंट आया, कैश अकाउंट कम हो रहा है। और क्रेडिट मतलब व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट सर, तो 4,000 ये हो गया। बीइंग 4,000 पेड टू ऋषिकेश। ठीक है, अब सर ये हो गई आपकी दो एंट्री उस ट्रांजेक्शन की। अब आप ये सोचिए कि यहाँ पे मैं इसको अगर कंबाइन करना चाहूं तो किस तरीके से कर सकता हूँ। कंबाइन तो आपको कर ही देना चाहिए। देखिए, आप हर एक ट्रांजेक्शन की दो इफेक्ट दे रहे हो। पहले आप यहाँ पे ऋषिकेश को 8,000 से क्रेडिट कर रहे हो, फिर यहाँ पे ऋषिकेश को 4,000 से डेबिट भी कर रहे हो एक ही दिन में। हमने क्या बोला था, अगर आपका एक ही ट्रांजेक्शन में एक ही अकाउंट बार बार ऊपर नीचे होता है तो उसकी आप नेट करके इफेक्ट दे दो, मतलब आप कंबाइन एंट्री पास कर दो। समझ रहे हो सर। अगर मैं यहां से 4,000 जो डेबिट किया ऋषिकेश को वो उड़ा दूं, वो कट कर दूं, और यहाँ पे जो क्रेडिट में 8,000 लिखा है वहां पे 4,000 लिख दूं, तो इफेक्ट बराबर नहीं हो जाए क्या। सोचिए जरा, आपने किसी चीज को 8,000 से क्रेडिट किया है पहले, फिर उसी चीज को वापस से 4,000 से डेबिट कर दिया, मतलब नेट ऑफ तो उसका 4,000 ही क्रेडिट रहा ना। आपने पहले ऋषिकेश को 8,000 से क्रेडिट किया था, फिर उसको अगले ही पल में 4,000 से डेबिट कर दिया, तो मतलब उसका नेट ऑफ क्रेडिट तो 4,000 ही रह गया। तो अगर मैं इसको इस तरीके से रिकॉर्ड कर दूं कि परचेस अकाउंट डेबिटेड 8,000, गुड्स तो 8,000 के आपके पास आया ही है ना सर। अभी
लेकिन सामने आपका कैश जो है वो 4,000 जा चुका है ना, 4,000 चला गया। अब यहाँ पे देने वाला कौन था? ऋषिकेश। ऋषिकेश ने आपको 8,000 के गुड्स दिए, मतलब बेनिफिट वो देने वाला है आपके बिजनेस को 8,000 रुपए का। लेकिन उसके सामने उसने आपसे 4,000 का बेनिफिट ले भी तो लिया, तो उसने आपको नेट बेनिफिट कितना दिया? 4,000 रुपए। हमने क्या देखा था कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर वो आपको कुछ बेनिफिट देगा तो वो आपसे कुछ बेनिफिट लेगा भी सही साथ में। अगर वो आपको 8,000 का बेनिफिट दे रहा है और सामने 4,000 रुपए का बेनिफिट ले जा रहा है, तो आपको उसने नेट बेनिफिट कितना दिया? 4,000 रुपए का दिया, तो हमने 4,000 रिकॉर्ड कर दिया। अब यहाँ पे आप नरेशन देंगे, बीइंग गुड्स वर्थ ऑफ 8,000 purchased and 4,000 of payment made in cash। ठीक है। ये नरेशन देने की वजह से आप जो है ट्रांजैक्शन को समझ पाएंगे कि भाई जो जनरल एंट्री की है वो आखिर बोलना क्या चाहती है सर। ठीक है। अब अगला ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स ऑफ 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड मतलब आपने कुछ चैरिटी कर दी, कुछ डोनेशन कर दिया सर। मतलब गुड्स आपके बिजनेस से बाहर जा चुके हैं, इनकम तो कोई हुई नहीं। डोनेशन है मतलब फोकट में गुड्स बाहर चला गया, मतलब आपका खर्चा हो गया। खर्चा है मतलब डेबिट करोगे, क्या चीज को करोगे? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को थोड़ी डेबिट कर सकते हो। वो तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपका खर्चा है, उनसे आपको कुछ वापस तो मिलने वाला है नहीं। आपका एक तरीके से खर्चा है, तो आप इसमें कैसे एंट्री करोगे सर? आप इसमें एंट्री करेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट। सपोज करो 200 रुपए गुड्स गए हैं टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर डोनेशन या फिर चैरिटी लिख के आप इसको यहाँ पे नरेशन दे दोगे, बीइंग गुड्स गिवन फॉर डोनेशन। ठीक है। ये हुआ आपका इस तरीके से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड। अगला ट्रांजैक्शन क्या आ रहा है? 100 of shares of Sri Bursa Limited purchased at 30 and 2% of brokerage paid, both the payment paid by check। सर आपने अगर कभी ट्रेडिंग शेयर्स में की है या फिर आपने कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई असेट्स परचेज किया है, तो एक गोल्डन रूल है कोई भी कैपिटल असेट्स या फिर कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का, कि अगर आपको वो इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए अगर कुछ रिलेटेड एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ता है, तो वो एक्सपेंडिचर को आप उसकी उस असेट्स की कॉस्ट में ऐड कर देते हो। ठीक है सर। आपने यहाँ पे 100 ऑफ शेयर्स खरीदे हैं 30 रुपए के, 100 इंटू 30, 3,000 के खरीद लिए सर। 2% ब्रोकरेज दिया, तो 60 ये हो गया। मतलब आपने 3,060 रुपए का टोटल खरीद लिए ना सर। अब 3,060 रुपए खरीद लिए, अब इसकी आप जनरल एंट्री कैसे करोगे? आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे इस तरीके से सर। लिखेंगे, अब शेयर्स परचेज किए मतलब एक तरीके से असेट्स। असेट्स क्या हुए? आपके बिजनेस में आए हैं, व्हाट कम्स इन डेबिटेड, तो शेयर्स अकाउंट डेबिटेड। अब ये आपका 3,060 से डेबिट होगा, क्योंकि हमने क्या बोला, कुछ भी असेट्स आप एक्वायर करते हो तो उसकी जो रिटेड एक्सपेंडिचर होती है वो आपका उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। अब इसमें बोला कि ये दोनों ट्रांजेक्शन जो है वो बैंक से हुए, तो मतलब आपने पेमेंट जो वो चेक से किया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे बैंक। 3060 नरेशन क्या लिखेंगे? बेइंग शेयर्स ऑफ सो एंड सो कंपनी 30 क्वांटिटी एट 102% ब्रोकरेज। नरेशन आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना अच्छा आपके जो अकाउंट्स रीड करेंगे, जो रिफर करेंगे, उनके लिए बेहतर होगा। तो आपको नरेशन हमेशा एकदम A1 लिखना है सर। अगला क्या आ रहा है देखिए, गुड्स ऑफ 1,500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। सर थोड़ा नुकसान हो गया बिजनेस के अंदर। अब डिस्टोर्ड हो गया मतलब नुकसान हो गया, नुकसान मतलब नॉमिनल अकाउंट आ गया। अब लॉस या एक्सपेंडिचर
जो होता है उनको आप डेबिट करते हो। तो क्या लिखोगे सर? लिखोगे लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट, जो भी अमाउंट है, टू गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ऐसे लिख के इसकी एंट्री आप कर देंगे। ठीक है सर। अब देखिए आगे क्या आ रहा है। गुड्स ऑफ 500 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। नहीं, ये तो कुछ काम का ट्रांजेक्शन नहीं है, मैंने गलती से ऐड कर दिया। ये देखिए क्या है कि आफ्टर एडिंग 20% गुड्स ऑफ रुपीज 1000 सोल्ड टू चंदनी, कैरीज ऑफ रुपीज 50 पेड ऑन हर बिहाफ। मतलब आपके 1000 के गुड्स थे, उस पे आपने 20% जो है प्रॉफिट चढ़ा के बेच दिया, 1200। और जो 50 रुपए का कैरेज इनवर्ड होता है, कैरेज का जो चार्जेस है, मतलब लारी भाड़ा जिसको बोलते हैं, 50 रुपए है, वो भी चांदनी के बिहाफ पे आपने दे दिया है। तो इसकी एंट्री आप कैसे करोगे सर? देखो दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे हुए हैं। सबसे पहले वहां पे कैश वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है, वहां पे एक ह्यूमन बीइंग जो है उसका नाम का इस्तेमाल किया गया है, मतलब वो क्रेडिट का ट्रांजैक्शन हो गया। अब चांदनी शब्द का इस्तेमाल है, मतलब चांदनी गुड्स रिसीव करने वाली है, मतलब पर्सनल अकाउंट वो रिसीव कर रही है, डेबिट द रिसीवर। तो क्या लिखोगे? चांदनी अकाउंट डेबिट, लिखोगे 1200 टू सेल्स 1200। यहाँ पे दिया नरेशन बीइंग गुड्स ऑफ 1200 सोल्ड टू चांदनी। अब सर क्या हुआ है, कैरेज जो है वो आपने पे किया है चांदनी के बिहाफ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज समझिए, आपका चांदनी के साथ बिजनेस रिलेशन तो है, लेकिन जो 50 रुपए पेमेंट आप कर रहे हो वो आपके बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं है सर। तो आप जो कैरेज वर्ड है, जो वो खर्चा है, उसे तो आप डेबिट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपका खर्चा तो है ही नहीं। लेकिन आपका कैश तो चला गया, मतलब आपका रियल अकाउंट तो इफेक्ट हो गया है। मतलब कैश चला गया, मतलब एक चीज तो नक्की हो गया कि कैश गोज आउट, मतलब आप कैश को क्रेडिट करोगे सर। ठीक है। आप यहाँ पे कैश को क्रेडिट करने वाले हो, टू कैश अकाउंट 50 रुपए से आपने क्रेडिट कर दिया। अब बात रही डेबिट की, कि डेबिट किसको करे? खर्चा आपका तो है नहीं, खर्चा किसका था? चांदनी का। चांदनी के बिहाफ पे आपने पेमेंट किया है, तो चांदनी आपको वो 50 रुपए पे करेगी भविष्य में। चांदनी आपको भविष्य में 50 रुपए का पेमेंट करने वाली है, मतलब आपकी वो डेटर बन गई 50 रुपए के, 50 रुपए से। और ऑल द डेटर्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, मतलब आपके बिजनेस को 50 रुपए का मुनाफा फायदा लाभ होने वाला है भविष्य में। तो आप उसको असेट्स मानेंगे, और ऑल द असेट्स ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, मैंने आपको 15 मिनट पहले ही बताया। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा चांदनी, क्योंकि चांदनी आपको देने वाली है ना सर। चांदनी अकाउंट डेबिट 50 रुपीज, और नरेशन में आप मेंशन करेंगे बीइंग कैरेज ऑफ रुपीज 50 पेड ऑन चांदनीज बिहाफ इन कैश। अब देखिए मैं आपको वापस से नरेशन का इंपॉर्टेंस बताता हूँ। सपोज करो आप यानी यहाँ पे ये नरेशन ना लिखा होता, और आज के 20 दिन बाद में आप चांदनी को जाके बोलते हो कि आप हमें 50 रुपए दीजिए। आपको ये याद नहीं है कि वो 50 रुपए किस पर्पज से आपने पेमेंट किया। तो अगर नरेशन लिखा हुआ होता तो आप नरेशन रीड कर लेते कि भाई 50 रुपए का कैरीज का जो खर्चा है वो आपने पे किया है चांदनी के बिहाफ पे। अगर वो नरेशन लिखा होता तो पता चलता ना, अगर लिखा ही नहीं होता तो फिर चांदनी बोलती किस बात का पेमेंट किया आपने, किसको किया, किस चीज का किया, मैं किस बात का पैसा दूं।
ये चीज की इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ नरेशन से ही मिल सकती है कि अगर आपने चांदनी के ब्याह पे 50 रुपए पेमेंट किया है तो वो आप अपने नरेशन में मेंशन करके रखते हो कि भाई हमने 50 रुपए का पेमेंट किया है चांदनी के ब्याह पे, तो हमें चांदनी से लेना है। तो जब चांदनी से आप लेने जाओगे या फिर जब चांदनी आएगी तब उससे आप पैसे मांगोगे तो आप बता सकते हो कि देखो ये 50 रुपए का पेमेंट है, इस रेट को हमने आपके बिहाफ पे लारी भाड़ा का पेमेंट किया। ठीक है सर। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम जनरल एंट्रीज को ही और ज्यादा इन डेप्थ में स्टडी करेंगे। मैं कुछ 2 या 3 लेक्चर और लेना की सोच रहा हूँ जनरल एंट्री के अंदर, जिसमें हम सिर्फ ये प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे जनरल एंट्रीज की कि किस तरीके से जनरल एंट्रीज की जाती है। आप भी अपने बुक्स के अंदर जो भी एग्जाम्पल दिए हुए सब एग्जाम्पल इन थरली प्रैक्टिस कीजिए। आपका जितनी अच्छी कमांड जनरल एंट्री पे होगी उतना अच्छा कमांड आपका ओवरऑल अकाउंट्स पे होगा। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि जनरल एंट्री एंट्री जो है वो फर्स्ट फेज है अकाउंट्स मेंटेन करने का। ठीक है, और वो अगर आपको इतने अच्छे से आया तो आपको बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है। सो गाइस, ये था आज की वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, इसमें किस तरीके से जो आपने प्रीवियसली स्टडी किया है उन सब चीजों का इम्प्लीकेशन हो रहा है आपने वो भी देखा। और आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर जनरल एंट्री का भी काम लगेगा, क्योंकि अब जब आप लेजर में पोस्टिंग करना शुरू करेंगे तो उस समय आप जनरल एंट्री कर करके ही लेजर में पोस्टिंग करेंगे। आपको अगर जनरल एंट्री नहीं आती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते सर। ये पूरी सीक्वेंस है, पूरा चेन है जो एक के साथ एक कड़ी जुड़ी हुई है, और उसको आप अगर अच्छे से समझ पाते हो तो ही आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। गाइज, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे न्यू है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बाजू में बनी बेल आइकॉन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।